नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो कि किसानों के साथ रहते हुए भी राजनेता भी रहे हैं। जब कृषि मंत्री रहे हैं तो किसानों के साथ जुड़कर काम करने की कोशिश की है। जब भाजपा में मुख्य पदों पर रहे हैं तो पार्टी के लिए एक विशेष व्यक्तित्व के रूप में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, ऐसे एक व्यक्तित्व से आपको रूबरू करवाने वाली हूँ। आइए आपको मिलवाती हूँ हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी से। जी सर, आपका कृषि जागरण की ओर से हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। कृषि जागरण किसानों के मुद्दों पर लगातार काम करता है, इसलिए कृषि जागरण को मैं बधाई देता हूं और आपके सभी दर्शकों को भी 2023 नववर्ष की मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं। जी सर, सबसे पहला प्रश्न तो मेरा आपसे यही है कि राजनीति और खेती ये दो अलग अलग विचार और पृष्ठभूमि माने जाते हैं। आपने कैसे किसानों के लिए काम करने के लिए राजनीति को एक बेहतर माध्यम बनाने के विकल्प के रूप में सोचा? देखिए, एक तो मैं गांव का हूं, मैं गांव में पला बढ़ा हूं। मेरे 10वीं तक की पढ़ाई गांव के स्कूल, सरकारी स्कूल में हुई है और गांव में जितने भी बच्चे गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो पढ़ाई के साथ साथ सब खेती का काम करते हैं। करना ही पड़ता है, परिवारों में खेती होती है तो वो कटाई भी करते हैं, ढुलाई भी करते हैं। जब अभी तो खेत में अनाज तुरंत निकल जाता है, तब तो कई कई दिन में निकलता था। खलियान में, हमारे यहाँ उसको पैर कहते हैं, सोना भी पड़ता था। हालांकि मेरा परिवार सीधे सीधे खेती वाला नहीं था। मेरे परदादा भी स्टेशन मास्टर थे, दादा भी स्टेशन मास्टर थे, लेकिन मेरे पिताजी वैद्य थे, वैद्य हैं और हम अपनी खेती दूसरों के सहयोग से कराते थे। जैसे खेत का बिजाई करा ली, जो हल चलाते हैं उनसे, हमारे चाचा ताऊ सब खेती करते थे तो कटाई खुद करनी पड़ती थी, ढुलाई खुद करनी पड़ती थी, निकालने का समय आता था तो निकालने के लिए उसमें लगना पड़ता था। तो मैंने बचपन में ये सारे काम किए हुए हैं। मैं खलियान में सोया हूँ रखवाली के लिए, अपने सिर पर वो रख के ढुलाई की है, कटाई की है। तो बचपन से ही जब खेती से जुड़े हुए होते हैं तो खेती, ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि से जो भी लोग आते हैं उनके जीवन में उसकी एक अपनी छाप होती है। और निश्चित रूप से जब मुझे राजनीति में आने का अवसर मिला और संयोग कहिए, सुयोग कहिए कि उस पृष्ठभूमि के साथ साथ मुझे इस प्रकार के पार्टी में काम भी मिले। पार्टी में हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी में 2 बार रहा, भिवानी जिले का अध्यक्ष भी रहा मैं। उसके बाद पार्टी का 2 बार जनरल सेक्रेटरी रहा। फिर मैं जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और वेंकैया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब मैं पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी था, राष्ट्रीय सचिव। उस समय आपके प्रदेश से शिवराज जी भी राष्ट्रीय सचिव थे मेरे साथ। तो उस समय मुझे किसान मोर्चा का प्रभार मिला और किसान मोर्चा की सारी एक्टिविटी प्रभारी के नाते मैं संभालता था। फिर 2004 में हमारी सरकार चली गई। सरकार चली गई तो सरकार में सब बड़े बड़े नेता थे पार्टी में आ गए, तो हमको थोड़ा नीचे आना पड़ा। तो मुझे फिर किसान मोर्चा का महामंत्री बना दिया गया। तो किसान मोर्चा के महामंत्री के नाते मैंने काम किया, राष्ट्रीय महामंत्री के नाते। फिर कुछ समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते काम किया और फिर 2 बार मैंने किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते काम किया। और उसके कारण से देश भर के किसानों के मुद्दों को, देश भर के किसानों की समस्याओं को मुझे समझने का, जानने का, बारीकी से जानने का अवसर मिला। मतलब मेरी किसानों के बीच में पार्टी के नेता के नाते काम करने की 1 डिकेड से भी लंबी यात्रा रही। और उसके कारण से किसानों के, चाहे वो पूर्वोत्तर भारत के किसान थे, चाहे वो दक्षिण के किसान थे, चाहे पश्चिमी भारत के किसान थे, चाहे उत्तर भारत के किसान थे, जितने किसान आंदोलन भी देश में हुए, अलग अलग घटनाओं में पहुंचकर उस घटना को समझने का क्यों घटित हुई है। पूना में पानी को नहर बंद बनाई जा रही थी और इसलिए एक किसानों ने विरोध किया तो किसान की वहाँ फायरिंग से मृत्यु हुई थी। उसके संस्कार में मैं पहुँचा। बेसीमारी में किसान भाव मांग रहे थे जूट का और वहाँ फायरिंग हुई। असम में 4 किसान मारे गए,
लगभग 1 दर्जन किसान घायल हुए, तो मैं वहाँ असम में पहुँचा। भट्टा परसोल तो दिल्ली के पास में ही था। भट्टा परसोल की घटना के हम बिल्कुल निकट के साथ उसको देखने समझने वाले थे। अलीगढ़ में जो ये यमुना एक्सप्रेस वे बनते समय जो आंदोलन हुआ, तो उस आंदोलन को सारे को नज़दीक से कहाँ धरने चल रहे थे, क्या हो रहा था, तो किसानों की सारी समस्याओं को समझने का, उनकी मूल समस्याएं क्या हैं उसको उनसे जुड़ने का और उनके समाधान क्या हो सकते हैं, इसके लिए बहुत सारी हमने गतिविधियां भी की। आपकी जानकारी के लिए किसानों की सबसे बड़ी समस्या जो है वो एक रहती है, उनको प्राइस नहीं मिलती और हर समय एक विषय रहता था कि किसानों को प्रॉफिटेबल प्राइस मिले। तो हमने जयपुर में गेहूं उत्पादन करने वाले 13 राज्यों के किसानों को बुलाया और उन हजारों किसानों के बीच में उस समय ठाकुर राजनाथ सिंह जी उसमें हमने बुलाए और वहाँ कैलकुलेट किया कि गेहूं की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आती है स्टेट वाइज। इसी तरह से हमने दक्षिण में 5 राज्यों के किसान बुलाए, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, कर्नाटक, आंध्र, महाराष्ट्र। वहाँ कैलकुलेट किया धान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या रहती है और इसी तरह से हमने वहाँ भी राजनाथ जी भी आए और येदुरप्पा जी, अनंत कुमार जी उस कार्यक्रम में आए थे। पटना में हमने कैलकुलेशन किया इन बंगाल, झारखंड, बिहार, इन राज्यों के किसानों की कैलकुलेशन का जो है पूर्वोत्तर की गुवाहाटी में की और इसी तरह से पानीपत और करनाल में 2 अलग अलग वर्कशॉप हमने किए अलग अलग समय। वेंकैया जी आए थे पानीपत की वर्कशॉप में, यहाँ भी हमने कैलकुलेशन की है देश भर के किसानों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है और उसको प्रॉफिटेबल प्राइस मिलना चाहिए। जो देश भर में स्वामीनाथन की रिपोर्ट प्राइस को लेकर इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए किसान मोर्चा ने उस समय अध्यक्ष साहब बहुत बड़ा काम किया। हर राज्य में पद यात्राएँ की, एक दिन रेल रोको किया हमने हजारों स्थानों पर। 10,000 लोग उस दिन जो है कहीं ना कहीं पुलिस में थाने में ले जाए गए, केसेस बने उन पर, लाखों लोग उस दिन निकले थे। तो लगातार इसके लिए काम किया। जब ऐसा मौका आया कि वातावरण ये बना कि बीजेपी की सरकार देश में बनेगी, तो हमने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में कि हमारी सरकार बनी तो हम प्रॉफिटेबल प्राइस देंगे 50% उसके साथ लाभकारी मूल्य देंगे। और फिर इतना ही नहीं, उस समय के भावी प्रधानमंत्री जो थे, हमारे उम्मीदवार थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से अनेक सभाओं में संबोधन भी उनका हुआ कि हम किसानों को प्रॉफिटेबल प्राइस देंगे, लाभकारी मूल्य देंगे। और उसके बाद मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार आई तो हम A2+FL ये लाभकारी मूल्य देने में सफल हुए। आज सभी आप देखते हैं जब MSP डिक्लेयर होता है तो कोई भी फसल का जो लाभांश है वो 50% से कम नहीं होता। ये ठीक है कि मोटे अनाजों को, दलहन को, तिलहन में उत्पादन बढ़ाने के लिए और भी ज़्यादा दिया जाता है, लेकिन जो मुख्य देश के अनाज हैं, गेहूँ, धान, उनका भी 50% मेंटेन किया जाता है। ये हुआ तो मोदी जी के समय में हुआ, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। और इसके कराने में हम लगे किसान मोर्चा के नाते, उस नाते हमको भी इस बात का सुख है, आनंद है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हुआ। दूसरा जो बड़ा चैलेंज मुझे लगता था हमेशा, वो लगता था जोखिम का। ओलावृष्टि है, पाला पड़ गया है, बाढ़ आ गई है, एक बड़ा चैलेंज था। कांग्रेस के लोग, विपक्षी दल, एक उस समय भावी प्रधानमंत्री जी की हमने एक रैली कराई थी रेवाड़ी में, सैनिक रैली। उसमें मेरा एक भाषण है, उसको बहुत वायरल करते हैं और उसमें एक मुख्य मुद्दा यही है कि हम जोखिम फ्री करेंगे। ओलावृष्टि होगी, पाला पड़ेगा तो सरकार के खजाने पर पड़ेगा, किसान के खेत में नहीं पड़ेगा। और फसल बीमा योजना देश में सफलतापूर्वक लागू हुई, मुझे इसका आनंद है। इसकी भी शुरुआत के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ही हमारी हरियाणा में सरकार बनी तो मुझे कृषि मंत्री का दायित्व मिला। उससे पहले हमारे यहाँ किसानों को डिजास्टर मैनेजमेंट का एक फंड होता है, उससे 2-2 ढाई रुपये के चेक मिलते थे और हम सब टीवी पे दिखाते थे।
अब हमारी सरकार आ गई, मैं कृषि मंत्री हो गया, ओलावृष्टि हो गई, तो मुझे भी चिंता हुई कि अब हमारे चेक जाएंगे, दिखाए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई, कल रात बहुत ज़बरदस्त ओलावृष्टि हुई है और हमको डिजास्टर मैनेजमेंट के फंड से जो किसानों को कंपनसेशन देते हैं उस पर विचार करना चाहिए। उनका 10 बजे ऑफिस में आइए, बात करते हैं। हम बैठे तो मैंने कहा एक तो मिनिमम कंपनसेशन 500 रुपये करिए, किसी को भी 2.5 रुपये 2 रुपये नहीं जाने चाहिए। उसकी ज़मीन का जैसे एक खेत है, मान लो उसमें 50 लोग हिस्सेदार हो गए हैं, तो जो उसका कंपनसेशन बना है वो 50 लोगों में बढ़ जाता है। तो वो क्योंकि रिश्तेदार बढ़ते बढ़ते ज़मीन की जोत छोटी होती जाती है, तो हमने 500 रुपये किया कि कोई भी हो, उससे कम जो है किसी को नहीं देंगे। दूसरा, उस समय लगभग 6,000 रुपये हरियाणा में कंपनसेशन था, उसको हमने 12 किया और उस पहले ही फसल पर लगभग 1,024 करोड़ रुपए का कंपनसेशन दिया। दूसरी फसल जो कपास की थी वो ख़राब हो गई और उस पर हमने 960 करोड़ का कंपनसेशन दिया। तो अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा में कहा कि ये तो 1800 करोड़ रुपए डिजास्टर मैनेजमेंट फंड के रखे हुए थे, आप लोगों ने बांट दिए, अब अगली बार कहाँ से दोगे। मुझे भी इसकी चिंता हुई कि भाई इतनी बड़ी राशि अगर बार बार देनी पड़ी तो कहाँ से आएगी। तो मैंने अपने यहाँ बैठकर एक डिजाइन बनाया फसल बीमा का, हम अपनी स्टेट में उसको लागू करना चाहते थे। उसका एक पूरा जो है डिजाइन हमने बनाकर उसका एक पूरा प्रारूप बनाया और मैं पीएमओ में उसको लेकर आया। वहाँ अधिकारियों से मेरी 2-3 मीटिंगें हुई। बाद में मुझे खुशी है इस बात की कि आज नहीं है अरुण जेटली जी, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आपका जो कागज़ थे वो मुझे मिल गए हैं, अब ये फसल बीमा हम देश भर में लागू करेंगे, आप इस पर मत बोलना। और ये देश भर में फसल बीमा योजना लागू हुई। हम डिजास्टर मैनेजमेंट के फंड से तो अभी हरियाणा में 15,000 रुपये देते हैं, लेकिन इसमें 30-35 तक भी अब जो राशि पहुंच गई है। और एक अच्छी बात है कि किसान को हम जोखिम फ्री करने में कामयाब हुए। कृषि मंत्री रहते हुए जहाँ हमने हरियाणा में इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, कई राज्य पीछे भी रहे, बहुत सारे राज्यों ने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया। और आज भी मुझे इस बात की खुशी है कि हरियाणा के किसानों को डिजास्टर मैनेजमेंट के फंड और फसल बीमा से 8800 करोड़ रुपए कंपनसेशन मिल चुका है, यानी 1100 करोड़ रुपए पर ईयर का औसत है। जो सवाल खड़ा किया था उस समय पे विपक्ष के नेता ने कि कहाँ से लाओगे, उसको कर पाने में संभव हो पाए, उसमें फसल बीमा योजना का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन। फिर हमने इसको बागवानी फसलों पर दिक्कत आती थी और बागवानी फसलों पर दोहरी मार होती थी कि प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है बागवानी में, अक्सर लोग टमाटर आलू सड़कों पर फेंक जाते हैं। तो मैंने कहा पहले इनको मौसम से भी बड़ा चैलेंज इनकी प्राइस का है, तो उसमें हम भावांतर भरपाई लेकर आए और हमने एक BBY रेट कहते हैं उसको, कि वो प्रतिदिन का तय होता है और उसका और सरकार का घोषित एक संरक्षित प्राइस है, उसका जो गैप है वो हरियाणा में देना शुरू किया। मान लो हमने उदाहरण के लिए हमने रेट रखा हुआ है 10 रुपये किलो का, और उस दिन का जो BBY रेट है, BBY का मतलब 5-4 मंडियों का औसत, वो 7 रुपये आ रहा है, तो 3 रुपये हम देंगे। उसका जो हमारा संरक्षित प्राइस है वो मेंटेन करेंगे। तो ये भावांतर भरपाई लेके आए। अब उसमें फसल बीमा भी शुरू हो गया है, तो जोखिम फ्री किया बागवानी फसलों को भी और पशुधन को भी। केंद्र सरकार एक अच्छी बीमा की योजना लेकर आई, तो किसानों को पूरी तरह से जोखिम फ्री करने का काम, जो बात मैं कहूँगा कि रेवाड़ी की रैली में कही थी, उसको कृषि मंत्री के नाते अपने राज्य में तो हम कर ही पाए, लेकिन देश भर के किसानों को भी पशुधन के बीमे का और जो फसली बीमा है उसका देश भर के किसानों को लाभ हुआ है। तो ये दूसरा बड़ा विषय था कि जिसमें किसानों को बहुत लाभ हुआ कि वो जोखिम फ्री हुए हैं, बड़ा चेंज है। सर, इसी बारे में मैं आपसे एक प्रश्न करने वाली थी कि आपकी जो भावांतर भरपाई योजना है वो बहुत प्रसिद्ध हुई, उसके बाद कोशिश की गई दूसरे राज्यों में कि इस योजना को लागू करें। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपके कृषि मंत्री रहते हुए हुई थी वो एग्री लीडरशिप समिट थी, जो कि इतना फेमस मॉडल रहा है कि जिसको देश के साथ साथ पूरी दुनिया में सराहना मिली है। तो
एग्री लीडरशिप समिट पे जब आपने काम किया, वैसे भी आप कृषि मंत्री रहते हुए अपने नवीन और अनूठे प्रयोगों के लिए पूरे देश में जाने जाते रहे हैं कि किसानों के लिए क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है। तो जो एग्री लीडरशिप समिट, इसमें एक मील का पत्थर साबित हुई है और भावांतर भरपाई योजना। तो एग्री लीडरशिप समिट करवाने के क्या मायने रहे और कैसे आप उसको एक सक्सेसफुल समिट में कन्वर्ट कर पाए? देखिए, एक बड़ा चैलेंज रहता है किसानों तक अपनी बात पहुंचाने का। किसान केवल कहने से नहीं मानता, वो देखने से मानता है। जो वो केवल ज्ञान योग पे नहीं चलता, कर्म योग पे चलता है। तो एग्री लीडरशिप का कंसेप्ट ये था कि जितने भी अच्छे प्रयोग हो रहे हैं खेती में, वो सब किसी एक जगह पर दिखाया जाए। इसलिए हम वहाँ सैकड़ों की संख्या में स्टॉल लगाते थे कि एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, नए सीड क्या आ रहे हैं, नई प्रैक्टिसेस क्या हो रही है, इसके लिए सेमिनार, संगोष्ठी। एग्रीकल्चर में जो भी कुछ अच्छा हो रहा है, 3 दिन के लिए उसको एक जगह इकट्ठा करते थे। फिर दूसरा हम इसमें काम करते थे मोटिवेशन थ्रू अचीवर्स। जिन्होंने भी अच्छा काम किया है उनको सम्मानित करते थे। 1-1 लाख रुपए का जो है हरियाणा किसान सम्मान उनको जो है देते थे कि भाई ये हर फील्ड के चुनते थे। भाई इसने सरसों में अच्छा काम किया, इसने गेहूं में अच्छा काम किया, इसने धान में अच्छा काम किया, इसने पशुपालन में अच्छा काम किया, इसमें मछली पालन में अच्छा काम किया। मछली पालन में भी झींगा में करने वाला अलग व्यक्ति है, उसने अच्छा, इसने मार्केटिंग अच्छी की है, इन्हें पैकेजिंग में अच्छा काम किया। उसकी जितनी भी विधाएं थी वो सब लेते थे और हर किसी को सम्मानित करते थे कि लोग उनको देखें और उनके काम को देखकर समझकर आगे बढ़ें। तो ऐसे अचीवर्स के थ्रू लोगों को मोटिवेशन मिले जिन्होंने सफलता प्राप्त की है। उन जैसे ही साधारण लोग हैं, उनके नाते उनका सम्मान भी बहुत अच्छे मेहमानों से। मुझे खुशी है इस बात की, हमारे गन्नौर के एग्री लीडरशिप समिट में महामहिम राष्ट्रपति जी थे। मेरे हर एग्री लीडरशिप समिट में कम से कम 3-4 केंद्रीय नेता, कभी राजनाथ सिंह जी, कभी गडकरी जी, जो है ये बड़े नेता कम से कम जो है रहते थे। और 2-3-4-5 हमारे अन्य नेता भी केंद्र के जो है मंत्रीगण आते थे और अधिकांश राज्यों के कृषि मंत्री आते थे और 20-25-30 देशों तक के एम्बेसडर भी आते थे। और प्रतिदिन 70,000 से लेके 1 लाख तक किसान उपस्थित होता था। 3 दिन में हम 2.5 से 3 लाख फार्मर्स वहाँ आते थे और वो खुद अपनी आँखों से कि इसने बैल अच्छा पाला है, इसको इनाम मिल रहा है, इसने झोटा अच्छा पाला है, इसको इनाम मिल रहा है, इसने इस फील्ड में अच्छा काम किया, इसको इनाम मिल रहा है। तो उससे एक मैं कहूँगा कि उनको अपने नज़दीक देखकर, अपने जैसा देखकर कि ये मेरे जैसा ही है, ये कर पा रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये भाव उनमें उत्पन्न होता था। और उसके कारण से वो बहुत पॉपुलर, एग्री लीडरशिप समिट बहुत पॉपुलर एक्टिविटी हमारी रही, जिसके कारण से हम किसानों तक ये संदेश पहुंचा पाए कि अपने बीच में से जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनसे सीखिए, उनको देखकर आगे बढ़िए। जी सर, मेरा जो अगला प्रश्न है वो इस संदर्भ में है कि दर्शकों, आपने देखा होगा कि बॉलीवुड में रैंप पर मॉडल्स वॉक करती हैं, लेकिन धनखड़ जी ने कृषि मंत्री रहते हुए पशुओं को भी रैंप वॉक करवाया है और उनको अवार्ड भी दिए हैं। तो ये रैंप वॉक करवाने का कॉन्सेप्ट आप कहाँ से लेके आए और कैसे आपने इसको कार्य रूप में परिणित किया कि पशुओं को इस तरह रैंप वॉक करवाई जाए, उनको भी रेड कार्पेट पे चलाया जाए और फिर अवार्ड दिए जाए? देखिए, हमारे यहाँ औसत रूप से जो दुग्ध उत्पादन है प्रतिदिन वो बहुत कम है भारत में। ठीक, हम कुल मिला के दूध उत्पादन में दुनिया के लीडर हैं और हमारे हरियाणा में हम अच्छे होते हुए भी लगभग 7 लीटर का हमारा औसत है। तो और इजराइल का 30 लीटर का है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सब 16 से 20 लीटर के बीच में होते हैं और ब्राज़ील बहुत आगे है। और ब्राज़ील में एक खास बात ये भी है कि ब्राज़ील में भारतीय गोवंश से उन्होंने अच्छा दूध उत्पन्न कर रहे हो, ब्राज़ीलियन से नहीं, ये मिक्स ब्रीड से नहीं। तो इन लोगों ने अपने देश के दूध को कैसे बढ़ाया? तो अच्छी नस्ल के पशु की पहचान। तो हमने इसके लिए 20,000 रुपये, 15,000 रुपये और 10,000 रुपये अलग अलग नस्ल के दूध पर इनाम रखा। उस इनाम के पीछे के हमारा चिंतन ये था कि हरियाणा की सबसे अच्छी दूध देने वाली गायें कौन सी हैं, अलग नस्ल की, हम उनको पहचान सकें। जिनको 20,000 इनाम गया वो सबसे बेस्ट नस्ल है।
दूसरी नस्ल में 15 हाईएस्ट है तो उनको गया तो वो दूसरे नंबर पर हैं, जिनको 10 गया वो तीसरे नंबर पर हैं। तो हरियाणा की टोटल गोवंश का रिकॉर्ड हम पर आ गया। हमेशा भैंस का भी करते हैं और भैंस पे भी इस तरह से इनाम देते हैं। फिर जब वो हमारे पास रिकॉर्ड आ गया तो उन पशुओं को सबको हम आमंत्रित करते हैं मेले में, पशु मेले में पशु का ऐसे ही सबमिट करते हैं और सब उनको आमंत्रित करके फिर उसमें पूरे हरियाणा के कौन लीडर हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो निकालते हैं। और जब फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरे हरियाणा का निकलता है फिर उसकी रैंप वॉक कराते हैं कि पूरा हरियाणा देखे कि ये गाय हरियाणा में किर नस्ल में सबसे अच्छी है, ये राठी नस्ल में सबसे अच्छी है, ये थारपारकर में सबसे अच्छी है, ये हरियाणा नस्ल में सबसे अच्छी है, मुर्रा की ये भैंस सबसे अच्छी है, मुर्रा का ये भैंसा सबसे अच्छा है, ये नंबर 2 पर रह गया, ये नंबर 3 पर आया है। किसके कारण से? जो दुनिया में जो डेयरी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है उसका 4 आधार हैं, जेनेटिक्स, टेक्नोलॉजी, चारा और बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो ये जेनेटिक्स के क्षेत्र को पहचानना, नस्ल को पहचानना कि कौन हमको वहाँ तक ले जा सकती है जहाँ इजराइल पहुँचा है, ब्राज़ील पहुँचा है। और बेस्ट प्रैक्टिसेस या टेक्नोलॉजी क्या होती है उसकी हम सब वहाँ स्टॉल लगाते थे कि लोग स्टॉल में देखें क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आई है डेयरी सेक्टर में। उनको इनाम भी देते थे तो उसी तरह की चीज़ ज़्यादा देते थे, दूध निकालने की मशीन दे दो, तो उनको इनाम भी उस तरह से देते थे, नगद इनाम के अतिरिक्त जिनका इनाम आता था। और वहाँ सेमिनार संगोष्ठी भी इसी विषय पर चलाते थे कि लोग समझें कि इसमें हम बेहतरी की तरफ कैसे जा सकते हैं। पशुधन का बीमा था तो उसका अभ्यास हम कैसे लेना शुरू करें, उसकी आदत बनाएं। तो ऐसे इस तरह से ये हमने सबमिट किया, अभी भी अच्छा उसमें से जारी हैं। और हरियाणा की बेस्ट नस्ल का प्रेजेंटेशन रेड कारपेट पे होता है और वो उसकी एक पहचान भी बनी है, लोगों को थोड़ा हैरान भी करता है। देखिए हरियाणवी व्यक्ति वैसे भी वो 2 चीज़ों को बहुत पसंद करता है, अच्छे पशु को और अच्छे पहलवान को, अच्छे खिलाड़ी को बहुत पसंद करता है। तो बहुत दूर दूर से लोग उनको देखने के लिए आते थे जो दिल्ली में नौकरी करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, लेकिन 3-3 दिन लगाते थे एक एक नस्ल के पशुधन को देखने के लिए कि कितना अच्छा पशुधन है। और उसकी कीमत भी यहाँ मैं आपको प्रशंसा के लिए बताना चाहूँगा कि किसी भी राज्य में जब राधा मोहन जी बिहार में लगा रहे हों, छत्तीसगढ़ में कोई लग रहा हो, झारखंड में कहीं लग रहा हो, बिहार में कोई पशुओं का मेला लग रहा हो, तो मुझे सब मंत्रियों के फ़ोन आते थे वहाँ से, राधा मोहन जी का भी, कि आपके जो अच्छी नस्ल के भैंसे हैं जिनके बड़े नाम करोड़ों की जिनकी कीमत होती है उनको यहाँ भेजिए, 1-2 जरूर आ जाएं जिससे हमारे मेले का मुख्य अट्रैक्शन रहे। बल्कि एक बार तो मैं रायगढ़ इसमें रायपुर में था, हमारे ब्रजमोहन जी ने मेला किया हुआ था तो मुझे वहाँ अतिथि के नाते गया हुआ था उनके एग्री समिट में। तो हमारे यहाँ से एक भैंसा भी गया हुआ था और लोग सब जा के उसको देख रहे थे, उसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो मैंने मजाक के लिए अपने भाषण में कहा कि हरियाणा से 2 मेहमान आए हैं, एक को बहुत तवज्जो मिल रही है। तो कि ये इसमें हमारे किसानों ने बहुत करिश्मा करके दिखाया है और इस नाते से एक पहचान बनी है उन भैंसों की, और जिससे हमारी मुर्रा जो है जिसको हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं वो दुनिया में पॉपुलर हुई है। जी आपने बिल्कुल सही बात कही है कि हरियाणा का पशुधन और हरियाणा के पहलवान ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध हुए हैं। आप पशुपालन मंत्री के साथ ही उसी समय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री भी रहे हैं। आपकी एक योजना बहुत प्रसिद्ध हुई थी उस समय कि आपने गाँवों को भी ग्रेडिंग देने का काम किया था कि कौन से गाँव में कौन कौन से काम बेहतर हो रहे हैं। ये वाली योजना क्या थी जिसको बाद में भी कई गाँवों ने और कई स्टेट्स में अपनाने की कोशिश की गई? देखिए पंचायत मंत्री के नाते एक तो हमने हरियाणा में शिक्षित पंचायतें बनाई और सुप्रीम कोर्ट तक हमको वो लड़ाई लड़नी पड़ी। और मुझे इस बात का आनंद है कि उस समय जो पंचायतें बनी उनकी औसत आयु 33 वर्ष थी। अभी जो दूसरा चुनाव हुआ है तो औसत आयु 36 वर्ष है, यंग लीडरशिप है। दूसरी जो
इसमें जो हम अच्छा कर पाए, जहाँ उनकी ट्रेनिंग अच्छा कर पाए, उसके साथ साथ एक काम मैंने और अच्छा किया, वो पब्लिक डोमेन में जाएगा तो बाकी लोगों को भी उससे बहुत आनंद होगा। हमने हर गांव में ग्राम गौरव पट लगाया कि इस गांव की कौन कौन सी बातें हैं जो गौरवशाली हैं, इस गांव में कौन कौन ऐसे हुए जो आज़ादी की लड़ाई में थे, इस गांव में कौन कौन लोग शहीद हुए देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, इस गांव के बड़े खिलाड़ी कौन हैं, इस गांव के ख्यातनाम व्यक्ति कौन था। 4 फलक का बोर्ड हर गांव में लगाया, ग्राम गौरव पट। और आपको हैरानी होगी, एक एक गांव के गौरव पट पर 20-20 शहीदों के नाम भी है। बहुत गौरवशाली गाथा है हरियाणा के गाँव की। तो अपने गांव के लोगों को अपने गांव का गौरव पट देखकर फक्र हो कि हमारे बाप दादाओं के नाम यहाँ सम्मानपूर्वक लिखे गए हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया। दानवीरों के नाम भी उस पर हैं। इसी के साथ साथ जो आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की पंचायतों में आपसी प्रतिस्पर्धा हो कि हम कैसे एक दूसरे से बेहतर कर सकें, इसलिए हमने 7 स्टार योजना प्रारंभ की और हर स्टार पर 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी देना तय किया कि कोई भी गांव 1 स्टार लेगा तो 1 लाख मिलेगा, 5 स्टार लेगा तो 5 लाख मिलेंगे, 7 स्टार लेगा तो 7 लाख मिलेंगे। और हर स्टार का एक अलग कलर था और हर स्टार के पीछे एक अलग भावना थी। जैसे हर बच्चा स्कूल में जाता है, उस गांव का कोई भी ड्रॉप आउट नहीं है, तो हम उसको एक ब्लू स्टार देते थे। गांव में बेटे और बेटियों की संख्या बराबर है या बेटियां अधिक हैं तो उस गांव को पिंक स्टार देते थे। किसी गांव में कोई भी झगड़ा नहीं होता, कोई मुकदमा नहीं है, कोई थाने नहीं जा रहा है, घरेलू हिंसा नहीं हो रही है, उस गांव को एक वीरता का सैफरन स्टार देते थे। जिस गांव का पर्यावरण अच्छा, उस गांव को ग्रीन स्टार देते हैं। जिस गांव की स्वच्छता अच्छी, उसको वाइट स्टार देते हैं। जिस गांव के लोग मिलजुल कर जो है कुछ काम कर रहे हैं सफलतापूर्वक, कोई स्कूल में कमरा बनवा रहे हैं, चौपाल बनवा रहे हैं, कुछ अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको एक सिल्वर स्टार देते। और जिस गांव में गुड गवर्नेंस है, पंचायत अच्छा काम कर रही है, लोग इस बात को सराहना कर रहे हैं कि इन्होंने अच्छा काम किया, उसको गोल्डन स्टार देते हैं। ऐसे 7 स्टार ये थे। और उसके कारण से 20 गांव, जब मैं पंचायत मंत्री था तो 6 स्टार तक पहुंच गए थे। और ये काफ़ी बड़ी संख्या थी। 1100 से भी अधिक संख्या बड़ी जो है कोई ना कोई स्टार पाने वाले गांव की, कम से कम स्टार भी 1100 से अधिक तक वो पहुंच गई थी। 6207 उस समय कुल पंचायतें थी। मुझे लगता है कि इस तरह की प्रतिस्पर्धा से गांव में अंदर आज भी जब वो सरपंच मुझे मिलते हैं तो कहते हैं मेरे इतने स्टारों वाला मैं सरपंच हूँ। बहुत सारे उनको मैं खुद देखने गया था जिनको 6 स्टार मिले थे और 5 स्टार मिले थे। ऐसे गांव के सरपंचों को हमने राजभवन में सम्मानित करवाया था महामहिम राज्यपाल के माध्यम से। जिनको 4 स्टार मिले थे उनको मुख्यमंत्री के निवास पर सम्मानित कराया मुख्यमंत्री जी के हाथों से। और बाकियों को जाकर मैंने खुद अलग अलग जो है डिविजन्स में कार्यक्रम करके सम्मानित किया। तो एक बड़ी बात थी, उसको बड़ा गौरवशाली लोग मानते थे। अपने गौरव पट पर भी ये क्या अपने गांव के गेट पे भी लिखते थे ये इतने स्टार का जो है ये गांव है, ये इतनी अच्छा गांव है। तो उसको लोगों ने एक अच्छी भावना माना। और इस तरह की योजनाएं जो है वो गांव वालों को अपने गांव के लिए अच्छा करने के लिए प्रेरित करती हैं। जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जब भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री थे उस समय आप हरियाणा के महामंत्री रहे हैं। साथ में आप जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ तब आप आयरन कलेक्शन कमेटी के जो है राष्ट्रीय संयोजक भी रहे हैं। तो मोदी जी के साथ काम करने का आपका बहुत निकट का अनुभव रहा है और आप भाजपा के उन विश्वसनीय चेहरों में से रहे हैं जिन पर मोदी जी आज भी भरोसा करते हैं। तो आपका उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? देखिए, हम उन सौभाग्यशाली लोगों में हैं जिनको लंबा समय, क्योंकि वो लगभग 5 साल यहाँ थे तो उस समय हम सबको उनके साथ काम करने का मौका मिला। बिल्कुल ठीक कहा, मैं 2 बार यहाँ महामंत्री था प्रदेश में, जब वो यहाँ प्रभारी थे। फिर वो प्रभारी थे तभी मैं यहाँ राष्ट्रीय सचिव भी, राष्ट्रीय मंत्री भी हो गया था। 2001 में वो यहाँ से मुख्यमंत्री बन के गए और जब वो यहाँ से गए तो भी उनके हर चुनाव में हम वहाँ जाते थे। पहले चुनाव में भी 400 लोग गए थे। तो लगातार जुड़े रहे उस नाते से। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री वाला विषय शुरू हुआ तो निश्चित रूप से उस समय भी हम सब
जो भी मैं कहूँगा कि काम आए सामने, हम सब लोगों ने उस नाते से, जैसे आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कहा, तो मैं उसमें किसान मोर्चा अध्यक्ष था और मुझे लौह संग्रहण की जो कमेटी बनी थी उसका पूरे देश का दायित्व सौंपा गया। देश भर में मैंने घूम घूम कर उसको काम को पूरा किया और समयबद्ध रूप से पूरा किया। वो बहुत थोड़े समय का काम था जिसमें ये काम पूरा किया जाना चाहिए था। मोदी जी का जो सबसे बड़ी बात उस समय भी और अभी भी, वो एक तो बड़ा सोचते हैं और वो हमको भी हम बड़ा सोचें ये उस समय भी सिखाते थे। वो कहते थे अपने नाप जो है बड़े करो। वो एक घटना बताते थे, मोरवी की बाढ़ के इंतजामात में वो लगे हुए थे, एक विभाग प्रचारक उनके साथ लगे हुए थे। तो दोनों धन संग्रह के लिए जा रहे थे मोटरसाइकिल पर, मोदी जी चला रहे थे, उनके दूसरे साथी पीछे बैठे हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि जिस व्यक्ति के पास हम धन संग्रह के लिए जा रहे हैं इससे कितने पैसे लेने हैं। तो उनके साथी ने कहा कि 11 लेने हो तो 21 मांग लेना और 21,000 लेने हो तो 31 या 51 मांग लेना। तो मोदी ने कहा तुम बोलना मत। उनके पास गए, अपनी बात रखी कि इतना बड़ा काम है, इतने पशु मर गए, इतने घर उजड़ गए, हमने सब करना है और इसके लिए आपसे 11 लाख रुपए चाहिए। और उन्होंने दिए और जो दूसरे साथी थे उनके हाथ कांप रहे थे लिखते समय, पर्ची बनाते समय। तो उन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा कि आप बड़ा सोचो, अगर आपके माप बड़े नहीं होंगे तो आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे। पहली बात यह है कि अभी भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इतना बड़ा सोचना, देश के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन सोचना, हर घर में उज्ज्वला की गैस सोचना, हर घर में नल से जल सोचना, 80 करोड़ से अधिक परिवारों को अन्न मिलता रहे ये सोचना, तो उनके नेचर में है, शुरू से ही उनके जीवन में है और उन्होंने सिखाने की सबको कोशिश की कि बड़ा सोचें, थिंक बिग। दूसरा, मोदी जी अपनी ऊर्जा को इन्वेस्ट करते हैं। वो उन्होंने कभी भी मैंने नहीं देखा कि उन्होंने बैठ के गप्पे मारे हैं। वो काम से काम रखते थे, जितने समय तक बैठक है, बातचीत की है, उसके बाद वो अपने आराम में है, अपने अध्ययन में है। वो उन्होंने कभी भी कोई भी समय वेस्ट नहीं किया और अपनी ऊर्जा के निवेश से ही वो यहाँ तक आए हैं। उन्होंने हर पल अपनी ऊर्जा का निवेश किया। तो इसलिए मैं युवाओं को भी ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास कोई है तो आपकी सेल्फ की एनर्जी है। दुनिया में जो भी चीज़ है वो आपके एनर्जी के रूपांतरण से ही बनती है। आपका व्यक्तित्व है, आपका पद है, आपकी संपत्ति है, आपका घर है, आपकी गाड़ी है, वो आपकी ऊर्जा का बदलाव होगा। इसलिए अपनी ऊर्जा को इन्वेस्ट कीजिए। तीसरा जो उनका विशेष गुण था कि वो नई टेक्नोलॉजी के बहुत प्रेमी थे। आप हैरान होंगे कि 96 में उन्होंने हमको मोबाइल फ़ोन दिला दिए थे, जब पूरे हरियाणा में नेटवर्क भी नहीं आया था। उन्होंने कहा महामंत्री हो आप रखो। हमारे घरों में फैक्स लगे हुए थे इसलिए कि हम मोदी जी को जल्दी संदेश भेज सकें, कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपने पास रखो, कंप्यूटर लगाओ, कंप्यूटर सीखो। वो केवल लगवाते नहीं थे, पूछते थे कंप्यूटर लग गया, क्या कर रहे हो, ताश तो नहीं खेलते उस पर उसको सीखो। तो उनके कारण से हमने ये सीखा, कंप्यूटर सीखा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ना सीखा। तो टेक्नोलॉजी के प्रति सदैव उनका आग्रह रहा। बाद में भी आपने देखा, पहले 3D भाषण किसी के हुए, मोदी जी के हुए, हम उस समय हाजिर थे उस समय भी। तो आज भी देश टेक्नोलॉजिकल कैसे आगे जाए ये उनका पैशन है। इसलिए स्टार्टअप, बाकी सब जिसमें मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इसमें पूरा उनका जो है वो जोर रहता है। तो ये उनके विशेष मैं कहूँगा कि स्वाभाविक गुणों में है कि नए टेक्नोलॉजी के साथ जाना। और इसके साथ साथ सब लोग साथ बढ़ें, ट्रेनिंग अच्छी हो। तो इसके लिए भी वो बहुत जोर देते थे कि हर कार्यकर्ता का कैसे हम और आगे बढ़ाते चले जाएं उस नाते से। और तो निश्चित रूप से प्रशिक्षण शिविर अच्छी क्वालिटी के हों। हर कार्यक्रम होने के बाद वो कहते थे ये और अच्छा हो सकता था। हमको कई बार इस बात में ये भी होता था कि हमने तो इतना जोर लगा के किया था लेकिन वो इसलिए कहते थे कि हमको और बेहतरी की तरफ जाना है, हमको यहाँ रुकना नहीं है। तो ये उनके स्वभाव में था और बेहतरी की ओर। इसलिए आज हम देखते हैं जब देश का नेतृत्व उनके पास में है तो अभी भी उनकी आकांक्षा हमेशा कहीं ठहरने की नहीं है, हमेशा दिल मांगे मोर की है। हर समय जब भी वो उद्बोधन करेंगे, अपनी बात कहेंगे, तो आपको लगेगा कि वो कुछ और चाहते थे, और अच्छाई की तरफ जाना चाहते हैं, और बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं। तो उनके साथ काम करना लगातार आपको
बेहतरी सिखाता है, नई टेक्नोलॉजी सिखाता है, बड़ा सोचना सिखाता है। ये उनके स्वभाव में है, ऊर्जा को इन्वेस्ट करना सिखाता है। तो इसलिए उनके साथ रहते हुए हमने सब सीखा, और अभी भी वो उनका व्यक्तित्व इतना प्रेरक है कि दिन के किसी मौके पर ऐसा लगे कि थकान आ रही है तो उनकी फ़ोटो देख लो। जब वो अपने जीवन के हमसे जो है बड़ी उम्र में भी इतना अच्छा काम करते हैं, तो सब कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि वो कैसे अपना बेस्ट दें देश के लिए, पार्टी के लिए। तो उस नाते से उनके साथ काम करना, मैं कहूँगा कि हमारे लिए एक गौरवशाली वो समय है जो उनके साथ काम किया, और बहुत अधिक लगातार उनसे सीखने का मौका मिला। आप जुलाई 2020 से भाजपा के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, और आपके कार्यकाल में भाजपा के कार्यकर्ता हरियाणा में संगठित होकर काम कर रहे हैं। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव और साथ में हरियाणा के विधानसभा चुनाव दोनों आ रहे हैं 2024 में, और साथ में प्रतिद्वंदी जो हैं, चाहे हम कांग्रेस समझें या फिर आपके भी हौसले बुलंद है पंजाब विधानसभा जीतने के बाद में, आप भी हरियाणा में पूरे जोरों के साथ टक्कर देने को तैयार है भाजपा को। आप बताएं कि आगामी 2024 के चुनाव को लेकर आपकी भाजपा के कार्यकर्ताओं को और मोटिवेट करने की और ये चुनाव जीतने की क्या रणनीति है? देखिए, हम तीसरी बार आएंगे और हम पूरी तैयारी से जुटे हुए हैं। नीचे तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, बूथ बूथ तक, पन्ना पन्ना तक हम बढ़ रहे हैं। बूथ बूथ तक हम हैं, पन्ना पन्ना तक जा रहे हैं। हर 15-20 परिवारों तक हमारा कार्यकर्ता बीजेपी का सन्नद्ध होकर खड़ा होगा और काम करेगा। जिनकी आप बात कर रहे हैं उनका ना हरियाणा से सरोकार है, ना कोई दिल्ली से सरोकार है। वो निश्चित रूप से हरियाणा के लोग तो कभी इस बात को पसंद नहीं कर पाएंगे। अभी आपने देखा, कल ही दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक थी SYL के पानी को लेकर। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जो भाखड़ा मेन लाइन नहर है वो लगभग कई दशक पुरानी हो गई है, 6 दशक से भी ज़्यादा पुरानी है, और उससे हमारा पानी आता है, लगभग 9000 क्यूसेस पानी उसमें आता है। और कभी भी कोई दिक्कत हो जाए तो दिल्ली को 1050 क्यूसेस पानी रोज़ाना पीने के लिए चाहिए, हरियाणा को 2000 क्यूसेस पानी पीने के लिए चाहिए। 3025 क्यूसेस पानी डेली केवल मनुष्यों के पीने का है। मैं पशुओं की बात नहीं कर रहा, मैं सिंचाई की बात नहीं कर रहा। और उसके लिए एक अल्टरनेट चैनल चाहिए, और इसलिए ये चैनल बनना चाहिए। 2 मीटिंगों में आप पार्टी के मुखिया पंजाब के उस बात को नकार के चले गए। इसका मतलब ये है कि ना इनको कोई दिल्ली से सरोकार है, ना कोई हरियाणा से सरोकार है। अगर थोड़ा सा भी होता, ये पानी के मात्रा का मुद्दा उठाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि मात्रा घटती बढ़ती रहती है, वो बार बार तय की जा सकती है। जितनी पानी जितना ज़्यादा हो तो ज़्यादा मिल सकता है, कम हो तो कम मिल सकता है। उसके लिए ट्रिब्यूनल बार बार बनाए जा सकते हैं, लेकिन अल्टरनेट चैनल ये समसामयिक आवश्यकता है। और इससे भी जो मना करता है, तो क्या आप सोचोगे वो दिल्ली का है? इसको दिल्ली के पानी की चिंता नहीं है। वो हरियाणा को अपनी जन्मभूमि कहता है, उसके पानी की चिंता नहीं है। इसलिए आदमपुर में लोगों ने इनको 2500 वोट भी नहीं दिए। इसलिए हरियाणा ऐसे व्यक्ति को जो आपके पीने के पानी की चिंता नहीं कर सकता, तो क्या उसके प्रति किसी का कोई सरोकार हो सकता है, उसके बारे में सोच सकता है? तो इनको तो पूरी तरह से हरियाणा रिजेक्ट करने वाला है। तो आप अपनी जीत को अभी से सुनिश्चित मान के चल रहे हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अंतिम प्रश्न, कुछ ही शब्दों में आपसे जवाब चाहूंगी कि देश भर के किसान आपसे कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उम्मीद लगा रहे हैं, आपसे, आपकी सरकार से। तो आप देश भर के किसानों को क्या महत्वपूर्ण संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं कृषि मंत्री के नाते 2 बातें बहुत ज़ोर से बोलता रहा हूँ। केवल उत्पादन महत्वपूर्ण नहीं है, बिक्री उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसान जितना 6 महीने में कमाता है, उसके माल की जो बिक्री करता है वो 6 दिन में कमाता है। इसलिए मेरा सबसे लाउडली मैसेज उस समय भी यही था कि भोले किसान तो बेचना सीख ले और बाज़ार को पहचान ले।
जितना वो डायरेक्ट मार्केटिंग में आएगा उसकी आमदनी बढ़ती चली जाएगी, जितना वो डायरेक्ट मार्केटिंग में आएगा उसके उत्पादन का स्वरूप मार्केट की ज़रूरतों के अनुसार हो जाएगा, जितना वो डायरेक्ट मार्केटिंग में आएगा तो वो पैकेजिंग सीखेगा, एग्रीकल्चर को सर्विस में बदलने में कामयाब हो सकता है। जब पिज़्ज़ा पहुंचाया जा सकता है तो टमाटर भी पहुंचाए जा सकते हैं, फूल भी पहुंचाए जा सकते हैं। और हरियाणा और आसपास के किसानों के लिए तो मैं बार बार कहता रहा हूँ कि दिल्ली बहुत बड़ी मार्केट है, 4 करोड़ लोगों का बाजार है एनसीआर, और इसे 3600 करोड़ के सालाना के मार्केट पर कब्जा करना चाहिए। यहाँ आसपास पेरी अर्बन एग्रीकल्चर करनी चाहिए जो दिल्ली के लोगों की ज़रूरत के हिसाब से। हम ताज़ा फूल पहुँचा सकते हैं, हम ताज़ा फल पहुँचा सकते हैं, ताज़ा सब्जियाँ पहुँचा सकते हैं, हम उसी दिन का दूध उसी दिन पिला सकते हैं, कोई नहीं पिला सकता, प्रोसेसिंग करके लाएंगे, दूर से लाएंगे तो हम ताज़ा मछली, जिंदा मछली दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पेरी अर्बन, हम इसमें अच्छे हैं, पोल्ट्री में हरियाणा लीडर है, लेकिन बाकी सब में भी हम लीडर हो सकते हैं। यहाँ बड़े शहरों के आसपास, बम्बई के आसपास, कलकत्ता के आसपास, बेंगलोर के आसपास, मद्रास के आसपास पेरी अर्बन एग्रीकल्चर के पैटर्न खड़े होने चाहिए, जिससे सैकड़ों किलोमीटर का इलाका, उससे भी ज़्यादा 100-150 किलोमीटर तक का इलाका चारों तरफ बहुत संपन्न हो सकता है किसानों का, शहर की ज़रूरतों के हिसाब से खेती करके। और बाकी के भी जो किसान हैं उनके लिए भी मैसेज यही है कि मार्केट से जुड़ें, पैकेजिंग में आएँ, अपना ब्रांड बनाएं, क्योंकि ज़्यादा पैसे ब्रांडिंग में हैं। वही जूता आप 1,500 में ले रहे हो, वही जूता 15,000 में ले रहे हो, किस लिए ले रहे हो? ब्रांड के नाम से। तो अपनी ब्रांडिंग करें। हरियाणा फ्रेश करके हमने किसानों को एक ब्रांड भी रजिस्टर कराया था, बहुत सारे किसान उसका लाभ उठा रहे हैं। इसलिए अपने उत्पादों की ब्रांडिंग करें। क्वालिटी उत्पादन अब समसामयिक आवश्यकता है, खास करके खाद्यान्नों में, बाकी चीज़ों में भी। ऑर्गेनिक जिसको कहते हैं प्राकृतिक रूप से चीज़ें उगाना, वो क्योंकि अब देश में बहुत सारे क्षेत्रों में उत्पादन का अभाव नहीं है, क्वालिटी का अभाव है, लोग क्वालिटी ढूंढ रहे हैं। तो हमने मार्केट की ज़रूरतों के हिसाब से क्वालिटी पर जाना चाहिए। तो इस नाते से अगर किसान इन चीज़ों को स्वीकार्य कर उस रास्ते पर आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से वो अपनी आमदनी बढ़ा सकेगा। बिक्री के लिए अकेले अगर कठिनाई आती है तो किसान एफपीओज में जुड़ रहे हैं। अमूल जैसा कोऑपरेटिव मॉडल भी देश में सफल मॉडल है गुजरात का। तो ऐसे सब मॉडल्स के माध्यम से किसानों को मार्केट में डायरेक्ट पहुंचना चाहिए, तो उसके कारण से उसकी आमदनी और बढ़ सकती है। ब्रांडिंग करनी चाहिए और क्वालिटी पर जोर देना चाहिए, देश की ज़रूरतों के हिसाब से ऑर्गेनिक पे जोर देना चाहिए। मुझे लगता है कि यही किसानों के आगे के विकास का रास्ता है। तो दर्शकों, अभी आपने भाजपा के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी से जाना कि कैसे किसान आगे बढ़ सकते हैं, कैसे वो अपनी ब्रांडिंग करके, मार्केटिंग करके खुद को एक सशक्त और आत्मनिर्भर स्तर तक पहुंचा सकते हैं। और आपने आज उस व्यक्तित्व के बारे में जाना जो कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को मंजूर करवाने के लिए किसानों के मुद्दों को लेकर हमेशा अड़े रहे हैं, किसानों के साथ रहे हैं। तो आपको कृषि से संबंधित हर बेहतर जानकारी और कृषि से जुड़े हुए हर अधिकारी, हर मंत्री और आपके अपने कृषि नेताओं की क्या है सोच, क्या है विचारधारा और क्या नवीनतम जानकारी वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ये सारी जानकारी कृषि जागरण आप तक पहुंचाता रहेगा। सर, आपका कृषि जागरण से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भी मैं आपकी आभार व्यक्त करता हूं। किसानों के मुद्दे कृषि जागरण बहुत मुस्तैदी के साथ उठाता है, किसानों की ज़रूरत की चीज़ें किसानों तक पहुंचाता है। आपको बहुत बहुत साधुवाद।